चलिए देखिए, अभी कुछ दिक्कत की वजह से वो वीडियो सेव हो गई है। उसी के जस्ट नीचे ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे मिल जाएगी, ठीक है। पार्ट वही रहेगा, हम सेम पार्ट में लिख देंगे। अगर ये पार्ट 4 है तो नीचे वाला भी 4 रहेगा। किसी कारण से वीडियो सेव हो गई तो चलिए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। वो 41 मिनट का है और ये भी उसी के आगे है, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें आगे बताने चल रहा हूँ आपका, ठीक है। हम लोग 6 तक पढ़ चुके थे, हम लोग 7वां पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। 6वां के बाद 7वां, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ये जो हड्डियों के बीच विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, या छिद्र जो होता है, या नलिका रूपी छिद्र जो होता है, ये क्या होता है, इसे हार्वेसियन कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेसियन कैनाल कहा जाता है। तो क्या कह रहा हूं कि इन हड्डियों के बीच विशेष प्रकार का छिद्र या नली नुमा संरचना को हार्वेसियन कैनाल कहते हैं। हार्वेसियन कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं छिद्रों के अंदर इन्हीं छिद्रों के अंदर विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ऊतक पाए जाते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोन मैरो कहा जाता है। विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद उसके बारे में भी जानेंगे। जो बोन मैरो है उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए देखिए, बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं। पहला और दूसरा देखिए। पहला क्या है आपका? पीला अस्थि मज्जा। क्या होता है? पीला अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो। पीला अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो। पीला बोन मैरो यानी येलो बोन मैरो, ठीक है। दूसरा क्या है? लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो, ठीक है। ये दो पाए जाते हैं, ये बोन मैरो पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले ध्यान से क्लियर करिएगा। चलिए अब हो गया पीला अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा। पीला अस्थि मज्जा
और लाल अस्थि मज्जा के बारे में। देखिए पीला अस्थि मज्जा के बारे में पहले सुन लीजिए, लाल अस्थि मज्जा यानी कि दोनों के बारे में सुनकर उसके बाद देखिए, यह जो है ये जो लंबी हड्डियां होती हैं यानी जो लंबे बोन्स होते हैं उनके बीच मौजूद होता है। कौन? येलो बोन मैरो लंबी हड्डियों के बीच पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो लंबी हड्डियों के बीच मौजूद होता है या पाया जाता है। पहली चीज, इसी के द्वारा WBC का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी के द्वारा WBC का निर्माण होता है। नवजात शिशुओं में सबसे कम पाया जाता है। नवजात शिशुओं में क्या होता है? कम पाया जाता है। और जैसे जैसे आप वृद्धि करेंगे, वयस्क होते जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। ये क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, यानी इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो येलो बोन मैरो की बात कर रहे हैं। लाल बोन मैरो के बारे में सुनिए। जो लाल बोन मैरो है, ठीक है, रेड बोन मैरो है, यह क्या होता है? यह बचपन में लंबी हड्डियों के बीच में पाया जाता है। बचपन में लंबी हड्डियों के बीच में पाया जाता है, लेकिन उम्र के बढ़ने पर ये लंबी हड्डियों के किनारों पर आ जाता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी ये लंबी हड्डियों के किनारे पर पहुंच जाएगा, मौजूद हो जाएगा। इसके द्वारा RBC का और प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, इसके द्वारा RBC का और प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? तो रेड बोन मैरो के द्वारा। ठीक है, गर्भावस्था में जो RBC होता है वो उसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। गर्भावस्था में जो बच्चा होता है उसका जो RBC का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो गर्भावस्था में लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। क्लियर है? इतना ही चीज के बारे में जानना है। तो पहला उठाते हैं बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो के बारे में। येलो बोन मैरो के बारे में चलिए देखते हैं। येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा, ठीक है, येलो बोन मैरो। ठीक है, मैंने क्या कहा? यह लंबी हड्डियों के बीच पाया जाता है। यह लंबी हड्डियों के बीच मौजूद होता है या पाया जाता है। लंबी हड्डियों के बीच मौजूद होता है या पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हड्डियों के छिद्र में पाया जाता है। ठीक है, यह लंबी हड्डियों के बीच पाया जाता है यानी उनके छिद्र में पाया जाता है। इसके द्वारा WBC का निर्माण होता है। इसके द्वारा WBC का निर्माण होता है। WBC का निर्माण होता है। इसके द्वारा क्या होता है? WBC का निर्माण होता है। ठीक है, यह नवजात शिशुओं में कम पाया जाता है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के समय में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। यह नवजात शिशुओं में कम पाया जाता है, परंतु उम्र के बढ़ने के साथ उम्र के बढ़ने के साथ इसकी मात्रा बढ़ती है। ये है, याद रखिएगा। येलो बोन मैरो से किसका निर्माण होता है? तो WBC का निर्माण होता है। येलो बोन मैरो से WBC का निर्माण होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब आइए लाल यानी रेड बोन मैरो के बारे में जानते हैं।
यह नवजात शिशु में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह नवजात शिशु में अधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ती उम्र के साथ यह हड्डियों के किनारे पर आ जाता है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों के किनारे आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके द्वारा आरबीसी तथा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके द्वारा क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या है, मैंने क्या बताया कि जो ये रेड यानी लाल अस्थिमज्जा है, यह लाल अस्थिमज्जा जब हम बात करें अगर नवजात शिशु है तो उसमें नवजात शिशु में जो आरबीसी होता है वो लीवर के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, आरबीसी जो होता है वो लीवर के जरिए प्राप्त होता है। ये रहा आपका 2 प्रकार के बोन मैरो के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे उपास्थि। क्या पढ़ेंगे? उपास्थि। ये किस में पढ़ रहे हैं? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हमने आपसे बार बार चर्चा की है, हम किस में पढ़ रहे हैं। तो जंतु ऊतक में 4 प्रकार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उपकला ऊतक जिसे कहा जाता है, दूसरा है संयोजी ऊतक हो गया, तीसरा क्या है आपका, क्या है? पेशी ऊतक। ठीक है, उसके बाद क्या है? तंत्रिका ऊतक होता है। क्या होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। ठीक है, तो अब इसी में हम लोग बी हो गया आपका। अब थोड़ा उपास्थि के बारे में जान लें कि उपास्थि होता क्या है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्टिलेज कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा दीजिए। क्या कहते हैं? उपास्थि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज के बारे में अब हमें क्या करना है? जानना है। कार्टिलेज के बारे में हमें जानना है। चलिए देखिए, कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं। अभी जो स्थिति सरकार के द्वारा बन रही है या जो स्थिति इस समय चल रही है, ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए बहुत कंपटीशन है। रेलवे की तरफ से भी जो भर्ती आई हैं बहुत कम आई हैं। कहते हैं कि लड़ाई जो है वो काफ़ी कहते हैं कि कठिन है। ठीक है, और उसी कठिन लड़ाई को लड़ना है और मेहनत करना है। देखिए, मेरा लक्ष्य हमेशा जीवन में एक ही सिद्धांत रहता है कि मैं कभी जीवन में हार नहीं मानूंगा। और आपसे भी कहूँगा जीवन में कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि हार गए तो समझिए, अगर आपने ठान लिया तो समझिए हो गया, अगर आपने हार मान ली तो समझिए खो गया। तो याद रखिएगा, कभी हारना नहीं है। क्यों? अगर कभी हारेंगे तो ये ज़रूर सोचिएगा कि इतने दिन क्या कर रहा था, तब किसके लिए मेहनत कर रहा था, क्या था वो जीवन है, इतने दिन क्यों लगा दिया, कुछ और कर लेते। तो कभी भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर उतावलापन नहीं होना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि 1 महीने पढ़ के नौकरी पा लूँगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। उसी को देखते हुए मैं 2-4 लाइनें बोल रहा हूँ और उसको समझिएगा और उसको अपने ज़हन में उतारने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ज़िंदगी के ठोकरों से अभी हारा नहीं हूँ मैं।
ठीक है। जिंदगी के ठोकरों से अभी हारा नहीं हूँ मैं, ठीक है। माना तनहा हूँ थोड़ा मगर बेचारा नहीं हूँ मैं, माना तनहा हूँ थोड़ा मगर बेचारा नहीं हूँ मैं। जीत कर जमाना ताज सर पर रख लूँगा, जीत कर जमाना ताज सर पर रख लूँगा, ठीक है। समुद्र सा गहरा हूँ, समुद्र सा गहरा हूँ, नदी का किनारा नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो आप समुद्र की तरह गहरे हैं, ठीक है। कभी भी हार मत मानिएगा, ठीक है। एक पड़ाव पर गिरते हैं, एक सीढ़ी चढ़कर गिरते हैं, तो फिर जब चढ़ते हैं ना पहली सीढ़ी तो वो पार कर लेते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी पर गिर जाते हैं, फिर तीसरी पर चढ़ते हैं, फिर चौथी पर। इस तरह से आपका जीवन चलता रहता है। जीवन में अगर उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो आपको न तो दुख का अनुभव होगा न तो खुशी का अनुभव होगा। दूसरी चीज़, जो दूसरों के कंधे पर, दूसरों के कंधे का कहने का मतलब है लड़कियों के लिए है कि मेरी शादी कहीं हो जाएगी, हम मस्त रहेंगे पति के साथ, वो दूसरों के कंधे पर। और लड़के पिताजी के कंधे पर अगर हैं तो बेकार है। सिर्फ ये डिसाइड करिए कि अब हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, हमारा वजूद क्या है, हमने इतना दिन अगर दिया है तो क्यों दिया है। मैंने कहा ना अभी हारा नहीं हूँ मैं, तो अभी हारना नहीं है, लड़ते रहिए, आखिरी सांस तक लड़ते रहिएगा। अगर कहते हैं ना कि एकदम अंत सामने दिखाई दे तो भी कर्ण की तरह क्या करिए, डटे रहिए। कर्ण ने कभी हार नहीं माना, कर्ण को पता था कि मुझे मारा जाएगा, मैं मारूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सुरक्षा कवच उतार कर क्या कर दिया, दान कर दिया। इसीलिए दानवीर कर्ण कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि उस समय तीनों लोक के जो प्रभु थे श्री कृष्ण क्या थे, वो अर्जुन के सारथी थे, फिर भी कर्ण ने क्या किया था, लड़ाई लड़ी थी। उसे पता था कि मैं हारूंगा, और उसने बोला भी था कि इस युद्ध के अंत तक या तो मैं जीवित रहूंगा या तो अर्जुन जीवित रहेंगे। अंत में यही हुआ कि कर्ण मारे गए, लेकिन कर्ण ने कभी पीछा नहीं छोड़ा, कभी भी अपने अपने मतलब जो फैसला कर लिया उसी पर चल पड़े थे, ठीक है। उन्हें पता था कि मेरा अंत होगा, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। उसी तरह से आपका अंत जो भी हो उससे कोई डजेंट मैटर, आप ये जरूर करिएगा कि प्रयास किए बिना मत हारिएगा, प्रयास जरूर करिएगा। प्रयास करके हारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, तब तो फिर जीवन ही बेकार है। लेकिन याद रखिएगा जो प्रयास करता है उसको जीवन में सफलता जरूर मिलता है, ठीक है। आज मुझे देखिए, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आप भी करिए, करते रहिए, कभी न कभी आपके जीवन में उजाला आएगा। अगर किस्मत नहीं भी होगी तो हम मेहनत से अपनी किस्मत बना लेंगे, ठीक है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए चलते हैं कार्टिलेज यानी उपास्थि के बारे में जानते हैं। उपास्थि किसकी बात कर रहे हैं, उपास्थि के बारे में। देखिए चीजें जब बात होती है तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। उपास्थि के बारे में जानिए। उपास्थि होता क्या है, उपास्थि जो होता है एक विशेष प्रकार का क्या होता है, विशेष प्रकार की संरचना होती है, लेकिन यह भी किसके द्वारा बना होता है, तो कोशिका के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है, तो विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा उपास्थि बना होता है, ठीक है। और वो जो कोशिका होता है उसे क्या कहा जाता है, तो कैंड्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंड्रोसाइट कहा जाता है। किसको, तो जो उपास्थि जिस कोशिका से बनी है उसे कैंड्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कैंड्रोसाइट कहा जाता है, कैंड्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। कैंड्रोसाइट कहा जाता है, इसी से बना होता है। और इसके बाहरी आवरण पर कुछ मतलब एक पदार्थ होता है, इसका बाहरी आवरण जो होता है वो भी कुछ क्या होता है, एक मतलब एक तत्व पाया जाता है जिसे पेरिकैंड्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकैंड्रियम कहा जाता है, ठीक है। कैंड्रियम कहा जाता है, पेरिकैंड्रियम कहा जाता है, पेरिकैंड्रियम कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का आवरण होता है किसके, उपास्थि के ऊपर। उपास्थि के ऊपर क्या होता है, विशेष प्रकार का आवरण होता है, उसे क्या कहा जाता है, पेरिकैंड्रियम कहा जाता है। क्लियर है, बात समझ में आई। फिर से सुनिए, विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बना होता है जिसे कैंड्रोसाइट कहा जाता है। कौन, उपास्थि। इसी उपास्थि के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकैंड्रियम कहा जाता है। कार्टिलेज को बनाने में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, तो कैंड्रीन प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंड्रीन प्रोटीन कहा जाता है, कैंड्रीन प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कैंड्रीन प्रोटीन कहा
जाता है, जिससे उपास्थि का क्या होता है, निर्माण होता है। उपास्थि का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इस उपास्थि में रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, रक्त वाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं, यहाँ तक कि तंतु भी नहीं पाए जाते हैं, सॉरी तंतु कह रहे हैं, तंत्रिका भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ से न तो ब्लड का संचरण होता है, न तो नर्वस सिस्टम काम करता है, यानी नर्वस इम्पल्स काम नहीं करते हैं। इसलिए जब भी इनमें चोट लगती है, इन्हें काटा जाता है, तो इसमें हमें दर्द नहीं होता है, इसमें हमें दर्द नहीं होता है। जो ये उपास्थि है, यही इसका क्या है, मुख्य भाग मैंने आपको बता दिया, मुख्य भाग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है, समझ लीजिएगा। फिर मैं बताने चल रहा हूँ कि इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे कंड्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। ये कंड्रोसाइट जो होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसके द्वारा उपास्थि का निर्माण होता है, ठीक है। और इसी उपास्थि के बाहरी आवरण पर पेरिकैंड्रियम पाया जाता है, पेरिकैंड्रियम पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कैंड्रीन नामक प्रोटीन से क्या होता है, उपास्थि का निर्माण होता है, उपास्थि का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है भैया, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं। इसमें रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है, तंत्रिका नहीं पाई जाती है, इस वजह से ब्लड का संचरण नहीं होता है, नर्वस इम्पल्स काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से इनके कटने फटने पर दर्द नहीं होता है, ठीक है, इनके कटने फटने पर दर्द नहीं होता है। जैसे बात कर लें, कान का अग्रभाग हो गया, ठीक है, नाक का अग्रभाग हो गया, कान का जो भाग, ये सब, इस सब में दर्द नहीं होता, ठीक है। कान का बाहरी आवरण जो होता है उसमें भी दर्द नहीं होता, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, तो देखिए इसका निर्माण विशेष प्रकार की कोशिका विशेष प्रकार की कोशिका कंड्रोसाइट के द्वारा होता है। इसका निर्माण विशेष प्रकार की कोशिका कंड्रोसाइट द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाहरी आवरण पर, ठीक है, बाहरी आवरण पेरिकैंड्रियम, ठीक है, इसके बाहरी आवरण पर पेरिकैंड्रियम पाया जाता है, पेरिकैंड्रियम पाया जाता है। उपास्थि का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसे कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है भैया, क्लियर है, देख लीजिए, ठीक है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसमें रक्त वाहिनी तथा तंत्रिका नहीं पाई जाती है, अतः इनके कटने फटने पर दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को भी दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है। जितना दर्द मर्द लेकर चलता है उतना शायद ही कहा जाए कि वो अपने दर्द को इतना छिपा के चलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जरिए बहुत लोग जुड़े होते हैं। अगर वो अपने दर्द को दिखाना शुरू करेंगे तो फिर जिंदगी ही नहीं चलेगी, इसलिए मर्द को दर्द होता है, ठीक है,
क्लियर है भाई, समझ में आई बात? देख लीजिए फिर से सुनिए। इसका निर्माण विशेष प्रकार की कोशिका कंड्रोसाइट के द्वारा होता है। इसके बाहरी आवरण पर पेरिकार्डियम पाया जाता है। उपास्थि का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिका से होता है, ठीक है, जिसे कैंड्रियन प्रोटीन कहते हैं। इसमें रक्त वाहिनी तथा तंत्रिका नहीं पाई जाती है, अतः इनके कटने फटने पर दर्द नहीं होता। भाई रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा है, इम्पल्स पाए नहीं जा रहे हैं, तो दर्द कहाँ से होगा, ठीक है। वो क्या होता है, नाक का अगला भाग होता है और कान का जो बाहरी भाग है, यहाँ पर इन सबों पर दर्द महसूस नहीं होता है, यहाँ पर दर्द महसूस नहीं होता, ठीक है। हम लोगों ने देखिए पहला पढ़ लिया एरियोलर पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने स्केलेटन पढ़ लिया, अब हम तीसरा पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। किसको पढ़ने चल रहे हैं, तो एडिपोज टिश्यू को पढ़ने चल रहे हैं। एडिपोज टिश्यू यानी वसी ऊतक को पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी वसीय ऊतक। पहली बात तो वसा क्या करता है, तो हमारे शरीर में गर्माहट लाता है, यानी उष्मा का कार्य करता है, यानी उष्मा जनरेट करता है। कौन, वसा। वसा जो होता है उष्मा जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके द्वारा शरीर में उष्मा क्या होता है, उष्मा बनता है, या कहा जाए गर्मी पैदा होती है, ठीक है, ठीक है। वसा की बूंदों के आधार पर, वसा की बूंदों के आधार पर, वसा की बूंदों के आधार पर या उनके आकार पर, ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हम इसके बारे में अभी जानेंगे कि वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो वाइट एडिपोज होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू होता है, पहला मैंने बताया वाइट एडिपोज टिश्यू बताया, फिर ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। दूसरा क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। क्लियर है, समझ में आई बात? अब चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वाइड एडिपोज टिश्यू क्या होता है उसके बारे में सुनिएगा। इसमें वसा की बूंदें बड़ी होती हैं, ठीक है। वाइड एडिपोज में वसा की जो बूंदें होती हैं वो बड़ी होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। और इस एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस एडिपोज में जो वाइट एडिपोज है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो वाइट एडिपोज में पाए जाते हैं, यानी श्वेत वसी ऊतक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसी के कारण ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, जिससे शरीर क्या होता है, गर्म रहता है, जिससे शरीर क्या होता है, गर्म रहता है। किसकी बात कर रहे हैं, वाइट एडिपोज के बारे में कर रहे हैं। फिर से सुनिए, वाइट एडिपोज की जो बूंदें होती हैं वो बड़ी होती हैं, और ये क्या होता है, वाइट एडिपोज में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा घर है, यानी पावर हाउस है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है या गर्माहट पैदा होती है, ठीक है। समझ में आई बात? किसकी बात कर रहे हैं, तो वाइट एडिपोज के बारे में बात कर रहे हैं, वाइट एडिपोज के बारे में बात कर रहे हैं। रुक जाइए 2 मिनट रुकिए, पहले समझने दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया। वो एडिपोज, पहले रुकिए, पहले इसको लिखिए तब क्लियर होगा। क्या बोले हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। पढ़ाने में इधर का उधर हो गया, पहले लिखेंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। पहले हम इसकी बात करते हैं, न लिखने का कारण है वाइट एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू के बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे। इसमें वसा की बूंदें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। वसा की बूंदें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। यह त्वचा के नीचे, ठीक है, किसमें होता है, तो यह
त्वचा के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा के नीचे पाया जाता है। येलो बोन मैरो, जो येलो बोन मैरो अभी पढ़े हैं येलो बोन मैरो के बारे में। पहली बात फिर से सुनिए, वाइट एडिपोज टिश्यू का जो बूंद होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और यह त्वचा के नीचे येलो बोन मैरो में तथा महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है। यानी त्वचा के नीचे येलो बोन मैरो में पाया जाता है तथा संपूर्ण शरीर में भी पाया जाता है, या महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं उसमें पाया जाता है। कौन? व्हाइट एडिपोज, ठीक है, व्हाइट एडिपोज। अब ब्राउन एडिपोज के बारे में सुनिएगा। इसकी बूंदें छोटी होती हैं, इसकी बूंदें क्या होती हैं? छोटी होती हैं, लेकिन ब्राउन एडिपोज में माइटोकांड्रिया की संख्या अधिक होती है। ब्राउन एडिपोज में माइटोकांड्रिया की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। इसी वजह से हमें क्या मिलता है? क्योंकि हमें पता है कि माइटोकांड्रिया क्या है? पावर हाउस है, ठीक है, यानी गृह है, ऊर्जा गृह है। तो इसकी वजह से हमारे शरीर क्या होता है? गर्म होता है, हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। तो ब्राउन एडिपोज जो होता है बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है। ब्राउन एडिपोज जो बच्चों में होता है सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए बच्चों को देखेंगे उनका शरीर गर्म रहता है, उन्हें जल्दी ठंड नहीं लगती है, ठीक है, उनका गर्म रहता है, उन्हें ठंड का या बच्चों को ठंड का एहसास बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, कम होता है। समझ में आई बात? ब्राउन एडिपोज, व्हाइट एडिपोज। तो व्हाइट एडिपोज के बारे में पहले लिखेंगे, फिर ब्राउन एडिपोज के बारे में लिख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। व्हाइट एडिपोज, इसकी बूंदों, इसके बूंदों का आकार, इसके बूंदों का आकार बड़ा होता है। इसके बूंदों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इसके बूंदों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। यह त्वचा के नीचे येलो बोन मैरो तथा महत्वपूर्ण अंगों में के चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है। इसकी बूंदों का आकार बड़ा होता है। यह येलो बोन मैरो तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के चारों तरफ पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा आपको पढ़ना है ब्राउन एडिपोज। ब्राउन एडिपोज, इसके बूंदों का आकार छोटा होता है इसमें अत्यधिक मात्रा में माइटोकांड्रिया लिखे हैं भाई, माइटोकांड्रिया पाया जाता है जिससे ऊष्मा अत्यधिक प्राप्त होती है, नवजात शिशु में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे उन्हें ठंड का एहसास कम होता है, ठंड का एहसास कम होता है, ठीक है। देख लीजिए भाई, और हम कर देते हैं, ये लीजिए, इसे देखिए। व्हाइट एडिपोज, इसकी बूंदों का आकार बड़ा होता है।
येलो बोन मैरो तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के चारों तरफ पाया जाता है। ब्राउन एडिपोज, इसके बूंदों का आकार छोटा होता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसके कारण ऊष्मा अत्यधिक प्राप्त होती है। नवजात शिशु में यह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे ठंड का एहसास उन्हें कम होता है जिससे उन्हें ठंड का एहसास कम होता है। ये रहा आपका क्या, किसकी बात कर लिए, वसी ऊतक यानी एडिपोज के बारे में बात कर लिए। अब कौन सा बचा है आपका, अब बचा है चौथा, तरल संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, तरल संयोजी ऊतक के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक के बारे में अगर आज हम जान लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले एक वीडियो वो बना है और एक ये बना है, इतना आप कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी बहुत बाकी, इस वजह से यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि नहीं हमें इससे हमें कुछ हेल्प मिल रही है, तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मेरे अंदर कोई कमी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उसको ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसके बारे में चर्चा कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, चलते बाय।